प्रारंभ हो जाते हैं जो कि सौंदर्य की बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब सौंदर्य की व्याख्या करते हैं, क्योंकि लोक की साधना अवस्था के चिंतक थे, वो लोक की मंगल अवस्था के चिंतक थे और बहुत ही वस्तुनिष्ठ विचारक थे। उन्होंने सौंदर्य को बड़ा ही वस्तुगत माना और उन्होंने माना कि सौंदर्य वास्तव में जब हम किसी वस्तु से कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर में हमारी सत्ता पर अधिकार कर लेती हैं और उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है। हम उन वस्तुओं के भावना के रूप में परिणत हो जाते हैं। हमारी अंतर सत्ता की यही तदाकार परिणति सौंदर्य की अनुभूति है। डॉक्टर नगेंद्र की बात मुझे अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि सौंदर्य का प्रथम दर्शन जब वो होता है तो वो वस्तुगत होता है, लेकिन सौंदर्य की अनुभूति में प्रमाता का समावेश भी है। इस प्रकार डॉक्टर रामविलास शर्मा, जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जो कि उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, जिसमें वो वेदों से प्रारंभ करते हैं और तुलसीदास तक हमारी साहित्य परंपरा में सौंदर्य बोध की तलाश करते हैं। उन्होंने लिखा है कि सौंदर्य प्रकृति, मानव जीवन तथा ललित कलाओं के आनंददायक गुणों का नाम सौंदर्य है। इसके आगे वो लिखते हैं, सबसे पहले इस गोचर सौंदर्य की बाह्य सत्ता स्वीकार करनी चाहिए। वो निश्चित रूप से ये मानते हैं कि सौंदर्य जो है वो वस्तु में प्रतिष्ठित होता है और इसीलिए सौंदर्य का जो प्रभाव है वो प्रत्येक व्यक्ति पर होता है। उसकी मात्रा में अंतर हो सकता है क्योंकि ये हमारे संस्कार, हमारे विचार और भाव से जुड़ता है, लेकिन सौंदर्य से हम सभी प्रथम दृष्टया प्रभावित होते ही होते हैं। अगर कुछ पाश्चात्य विचारकों को देखें, क्योंकि मुख्य रूप से जो मुझे सिद्ध करना था, जैसा कि हमारे सौंदर्य बोध को भी आध्यात्मिक कहकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन पाश्चात्य और भारतीय दोनों ही सौंदर्य बोध की दृष्टि से जब दोनों पर आप विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ भी भौतिकतावादी दृष्टि भी है, आध्यात्मवादी भी है और पश्चिम में भी है। बल्कि एक बात अगर कहें तो पश्चिम में सौंदर्य शास्त्र की जब पुस्तकें आई तो वो सौंदर्य को अधिक उसकी भाववादी सत्ता को अधिक स्वीकार कर रहे थे। यद्यपि वहाँ पर भी हमें जैसे कांट हीगेल जो है वो उसकी फ्रोंचे और हीगेल उसकी भाववादी सत्ता को स्वीकार करते हैं। प्लेटो भी उसको आनंद और सत्य के निकट ले जाने वाला बताते हैं, लेकिन हर्बर्ट ने सौंदर्य के अपने अतिरिक्त किसी अपर तत्व का उसको प्रतीक नहीं माना है। तो इस तरह के विचार दोनों तरह के वहाँ भी मिलते हैं। जो मुझे कुल मिलाकर थोड़ा सा समझ में आया वो ये है कि सौंदर्य वस्तुगत होता है, हमारी ऐंद्रिक सत्ता हम उसे अपनी इंद्रियों से ही ग्रहण करते हैं, निश्चित रूप से, जिसमें हमारे नेत्र और हमारी श्रवणेंद्रिय सबसे अधिक कार्य करती है। और लेकिन जैसे हमें उसकी अनुभूति होती है तो वो वस्तु से वहाँ पर प्रमाता प्रधान हो जाता है, क्योंकि हमारी पहली अनुभूति ऐंद्रिक होती है, लेकिन अनुभूति के जब दूसरे स्तर पर हम पहुँचते हैं तो हमारे भाव और विचार आकार लेने लगते हैं, जिसमें हमारे संस्कार, हमारी परंपरा, हमारा परिवेश, हमारा प्रयोजन, ये सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं। और तृतीय स्तर भी अनुभूति का होता है जो हमें आध्यात्मिकता तक ले जाता है, जिसे हम भावों का उन्नयन कहते हैं, हमारी वृत्तियों का उन्नयन कहते हैं। जैसे कि तारों भरी रात को जब हम देखते हैं तो प्रथम दृष्टया वो सबको सुंदर लगती है, लेकिन कौन उससे कितना प्रभावित होता है? अनुभूति के रूप में कुछ लोगों के मन में बहुत से भाव और विचार उमड़ते हैं और कुछ लोग अनुभूति के तृतीय स्तर तक पहुंचकर उससे तदाकार स्थापित कर लेते हैं। जैसे सुमित्रानंद पंत की बहुत प्रसिद्ध कविता है, नक्षत्रों से ना जाने कौन संदेश भेजता मुझको। तो यहाँ पर हम आध्यात्मिक स्तर तक पहुँच जाते हैं, ऐसा मुझे कुछ लगा कुछ इस पर पढ़ने लिखने के बाद। तो सौंदर्य के इन स्तरों की बात करते हुए ये भी मैं बताना चाहती हूँ, अभी मैंने सापेक्ष निरपेक्ष सौंदर्य की बात की थी। तो सौंदर्य में जब सौंदर्य द्वितीय स्तर पर पहुँच जाता है तो उसकी निरपेक्षता समाप्त हो जाती है। जब तक वो इंद्रियों का विषय है तब तक वो निरपेक्ष है। हमने देखा या हमने सुना, हमें सुंदर लगा, हमें आनंद की अनुभूति हुई, लेकिन जैसे जैसे उसका स्तर अनुभूति का बढ़ता और प्रबल होता है वैसे हम देखते हैं कि उसमें सापेक्षता का भाव आता है, क्योंकि वो फिर वही हमारे परिवेश, हमारी संस्कृति, हमारे प्रयोजन, हमारे चिंतन की क्षमता सभी से जुड़ने लगता है। अगर भारतीय ज्ञान परंपरा में हम इन सौंदर्य बोध को ढूंढते हैं तो मैंने उसको 3 प्रकार से समझने की कोशिश की है। पहला, प्रकृति सौंदर्य। प्रकृति के सौंदर्य के चित्र, क्योंकि प्रकृति ही संसार का सबसे बड़ा भौतिक सत्य है, सबसे मूल और जड़ तत्व है, जिसको हम सभी स्वीकारते हैं और जिसमें देश और काल की कोई बाधा नहीं होती। और हम देखते हैं कि हमारे वेद जो हैं
वो प्रकृति के वंदन से और प्रकृति वर्णन से ही प्रारंभ होते हैं। तो सर्वप्रथम वेदों में हमें मिलता है प्रकृति सौंदर्य के सुंदरतम चित्र मिलते हैं। सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु सभी तत्वों का के सौंदर्य का बहुत सुंदर वर्णन प्रकृति में हमें दिखाई देता है। वेदों के बाद अगर हम देखें तो सबसे प्रसिद्ध हमारे